दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की लगभग 85% आबादी ऐसी नदियों पर निर्भर है जो दो या दो से अधिक देशों से गुजरती है। यानी ये आबादी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी या अंतर्राष्ट्रीय जल स्रोत पर निर्भर है। तो सवाल ये उठता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नदी में क्या अंतर होते हैं, इन दोनों पर किस प्रकार के कानून लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक राष्ट्र का क्या दायित्व है कि वह अपनी सीमा से बहने वाली नदी के पानी को अन्य देशों के साथ किस प्रकार न्याय संगत रूप से साझा करे ताकि पड़ोसी देशों के जल हितों का भी सम्मान बना रहे। तो आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय नदी जल कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे और हाल ही में चल रहे सिंधु जल विवाद में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत सच में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नदियों में क्या अंतर होता है। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो ये वो जल निकाय या स्रोत होते हैं जो पूरी तरह एक ही देश की सीमाओं के भीतर स्थित होते हैं। इसमें नदियां शामिल होती हैं जैसे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात से खंबात की खाड़ी में चली जाती है और वहां से अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये नदी भारत की सीमाओं के अंदर है तो ये भारत राष्ट्र की नदी हो जाती है। इसके अलावा जो झीलें होती हैं और जो भूजल भंडार होते हैं यानी जो ग्राउंड वाटर होता है और बाकी जलाशय होते हैं, ये सब के सब किसी देश के अंदर ही आते हैं, सीमा के अंदर ही आते हैं, तो ये सब राष्ट्र के कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप गंगा नदी भी देख सकते हो। गंगा नदी का अधिकांश भाग जो है वो भारत के अंदर बहता है, लगभग 2500 किलोमीटर। ये उद्गमित भी भारत में ही होती है, मतलब पैदा भी यहीं होती है। लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हो कि ये नदी बांग्लादेश भी जाती है, पर चूंकि भारत और बांग्लादेश में एक समझौता हो रखा है तो थोड़ा पानी हुगली में आता है, थोड़ा बांग्लादेश की तरफ जाता है। अदरवाइज बांग्लादेश के अंदर भी बाढ़ आ सकती है। तो ये देखते हुए इन्होंने समझौता किया है। तो आप कह सकते हो कि गंगा नदी भी राष्ट्र की ही नदी है। तो ये सारे राष्ट्रीय जल स्रोत कहलाते हैं। इन स्रोतों पर देश का पूरा स्वामित्व होता है और उन पर किसी तरीके की भारी संधि की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर पानी की जगह तेल होता तो जल्दी वहां से हटो। इन राष्ट्रीय जल स्रोतों पर देश का कानून और नीतियां लगती हैं। वो भी दो तरीके से लगती हैं। जैसे कि एक लगता है राज्य सरकार का कानून। अगर जल स्रोत या नदी राज्य की सीमा के अंदर मौजूद है तो राज्य सरकार उस नदी के नियंत्रण और उपयोग के लिए कानून बनाती है अनुच्छेद 246 के तहत। और दूसरा होता है केंद्र सरकार का कानून। जब एक नदी दो या दो से अधिक राज्यों से होकर बहती है तो उसके जल पर विवाद हो जाता है। तो ऐसे में ये नदी जो है अंतर्राज्यीय नदी कहलाती है और कोई एक राज्य सरकार इसके ऊपर कानून नहीं बना सकती। तो ऐसे में केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत उसे हल करती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको राष्ट्रीय नदियों के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सिंधु प्रणाली के अंदर कुछ एक नदियां जो है वो राष्ट्र की नदियां हैं। अभी आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ये तो हो जाती है राष्ट्रीय नदियां। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदियों के बारे में। ये वो जल निकाय होते हैं जो दो या दो से अधिक देशों की सीमाओं को साझा करते हैं। जैसे कि नील नदी की बात कर लो। नील नदी युगांडा में भी बहती है, दक्षिण सूडान में भी बहती है, सूडान में भी बहती है और मिस्र में भी बहती है। तो इसका मतलब वो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी हो जाती है। कुछ सीमावर्ती झीलें भी होती हैं, कुछ भूजल भी होते हैं। तो ऐसी जो जल निकाय होते हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे सिंधु नदी ये 3 देशों में बहती है। एक तो ये तिब्बत में बहती है, एक भारत में और एक पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी चीन में भी बहती है, भारत में भी बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है। जो डैन्यूब नदी है वो बहुत से यूरोपीय देशों के अंदर बहती है। और जो अफ्रीका की विक्टोरिया झील है वो तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों जगह फैली हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय नदियों का या स्रोतों का स्वामी कौन है, मालिक कौन है, कौन इसका रखरखाव देखेगा, प्रबंधन देखेगा। तो देखो, ये सब तय होता है संधियों के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय जल कानून? तो देखिए, अगर आप इतिहास की ओर जाओगे तो आपको 19वीं शताब्दी से पहले या तो प्रिंसली स्टेट मिलेंगी यानी कि रियासतें मिलेंगी, या फिर यूरोप की कॉलोनियां मिलेंगी। ये जितनी भी रियासतें रही हैं राजाओं की, महाराजाओं की या फिर बादशाहों की, ये इतनी डेमोक्रेटिक नहीं रही हैं, यानी कि लोकतांत्रिक नहीं रही हैं। यानी कि कुछ ऐसा होता था कि अगर मान लो कि किसी एक प्रिंसली स्टेट से नदी बह के जा रही है और वो दूसरे के अंदर जा रही है और दूसरा वाला जो स्टेट है वो इस नदी पर डिपेंड करता है और पहले स्टेट में इसका उद्गम हो रहा है, ओरिजिनेट हो रही है, तो पहला जो स्टेट है, पहली जो रियासत है, वो चाहे तो इस नदी को रोक के इसका रास्ता बदल सकता है। तो ऐसे में जो दूसरा स्टेट है वो अपने आप कमज़ोर पड़ेगा। असल में ऐसे रियासतें इसका फ़ायदा उठाती थी। या तो वो कुछ समझौते करती थी या फिर उनको जीत लेती थी और अपना रियासत जो है वो बड़ी कर लेती थी।
तो उस टाइम पे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कानून नहीं थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जो नदियां दो या दो से ज़्यादा देशों में गुजरती हैं, उन पर कुछ एक ज़रूरी कानून बनना शुरू हो गए। कौन से कानून? सबसे पहले आता है 1815 का वियना कांग्रेस। ये जो कानून था, इसमें यूरोपीय नदियों को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। यानी कि अब यूरोप का हर देश इन नदियों को यात्रा और व्यापार के लिए इस्तेमाल कर सकता था। ये बहुत ज़रूरी कदम था कि ये जो नदियां बह रही हैं, इनको जलमार्ग के रूप में इस्तेमाल करो, वो भी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में। तो ये बड़ा ज़रूरी स्टेप था। इसके बाद साल 1909 में कनाडा और अमेरिका की सीमा के बीच में जल संधियां शुरू हो गई, जिससे कि कानून जो है वो एग्जिस्टेंस में आने लगे। मॉडर्न वर्ल्ड जो है हमारा, आधुनिक दुनिया हमारी, उसमें कानून बनने लगे। उसके बाद साल 1966 में आता है सबसे ज़रूरी कानून। अब इसको कान खोल के सुन लेना। इस कानून का नाम है हेलसिंकी नियम। ये जो हेलसिंकी नियम है, इसको इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन ILA ने बनाया था। इसके कुछ एक मुख्य सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था समान और उचित उपयोग। मतलब ये कहता है कि नदी के पानी का बंटवारा सभी देशों की ज़रूरतों के आधार पर होना चाहिए। मतलब समान मात्रा में नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस देश की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको पानी देना चाहिए। तो अब आप ये बात कैसे पता लगाओगे कि किस देश को कितने पानी की ज़रूरत है? तो उसके लिए कुछ एक सर्वे किया जाना ज़रूरी है, विचार किया जाना ज़रूरी है कि उस देश का भूगोल कैसा है, वहाँ का जल विज्ञान कैसा है, जलवायु कैसी है, जनसंख्या कितनी है, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएं कितनी है। इन सारी चीज़ों को देखकर यह तय होता है कि कितना पानी दिया जाना चाहिए। अभी जो सिंधु जल समझौता स्थगित किया है भारत में, उसके हिसाब से पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% पानी दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरतों के हिसाब से 80% पानी उसको चाहिए था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पानी को बांटा था, या फिर बांटा जाना चाहिए। तो ये तो पहला सिद्धांत हो जाता है कि समान और उचित उपयोग। जो दूसरा सिद्धांत है हेलसिंकी का, वो है महत्वपूर्ण नुकसान न पहुंचाने का सिद्धांत। यानी कि कोई एक देश है, वो कोई गतिविधि कर रहा है, मान लो कि वो बांध बना रहा है या पानी से कोई और काम कर रहा है, तो इस दौरान उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे दूसरे राज्य को कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हो जाए। सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर कोई देश अपनी किसी गतिविधि के कारण पानी को स्टोर कर रहा है, या उसका बहाव कम कर देता है, या पानी अचानक से छोड़ देता है, तो इससे उस दूसरे देश को एक महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। उस देश में बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, या और भी किसी तरीके का नुकसान हो सकता है। तो हर देश को ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत था। पहला था समान और उचित उपयोग, दूसरा है महत्वपूर्ण नुकसान न पहुंचाने का सिद्धांत, और तीसरा क्या था? संयोग और कर्तव्य। ये कानून देशों को कुछ दायित्व सौंपता है, जैसे एक दूसरे को परामर्श देना, सलाह देना, डेटा देना, सूचनाएं देना, इन सब का आदान प्रदान करना, और साथ ही समस्या के समाधान ढूंढने में सहयोग करना, ताकि किसी भी देश का कोई महत्वपूर्ण नुकसान ना हो। तो ये वो 3 सिद्धांत थे, या फिर 3 कानून थे, जो हेलसिंकी नियम के तहत बनाए गए 1966 के अंदर, और इनको लागू भी कर दिया गया। पर इसका क्या प्रभाव रहा? कोई प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट लॉ था, मतलब गैर बाध्यकारी था। ज़्यादातर देशों ने इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है हमेशा की तरह UN की, बोले तो यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि यार ये तो बढ़िया सिद्धांत है। तो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने हेलसिंकी के नियम को आधार बनाकर एक कन्वेंशन बनाई, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जलधारा कन्वेंशन 1997। UN ने इस संधि को पेश किया और ये कहा कि हमें हेलसिंकी के जो नियम है उसको थोड़ी सख्ती से पूरी दुनिया में लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जो पानी की मार झेल रहे हैं, जिनके पास पानी नहीं है, या फिर जिनके देश में बाढ़ आ जाती है। तो उन सबको फिक्स करने के लिए हेलसिंकी का जो लॉ है उसको हमें लागू करना पड़ेगा। तो 21 मई 1997 को ये संधि पेश हुई और 17 अगस्त 2014 को ये लागू हो गई। इस संधि पर, इस कन्वेंशन में आज की तारीख में लगभग 36 देशों ने साइन कर दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर चाइना और इंडिया ने साइन नहीं किया है। जी हाँ, इस बात को नोट कर लो कि चाइना और इंडिया दोनों ही इस कन्वेंशन के अंडर नहीं आते। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस संधि को, इस कन्वेंशन को साइन क्यों नहीं कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि भारत जो है सिंधु जल समझौते को गलत मानता है अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि उसके जो अधिकार है वो बहुत ज़्यादा सीमित कर दिए गए हैं। भारत ये कहता है कि हम अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। कहने का अर्थ यह है कि भारत कह रहा है कि जो नदियाँ भारत से ही ओरिजिनेट हो रही हैं, भारत से ही उद्गम जिनका हो रहा है, वो भी हमें दूसरे देशों को देनी पड़ रही है। अब सिंधु प्रणाली के अंदर 4 ऐसी नदियां हैं
जो भारत से निकलती है। इसमें पहली है ब्यास नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। दूसरी है रावी नदी, जो कि रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। तीसरी है झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर जो आपका वेरीनाग झरना है, जो पीर पंजाल पर्वतमाला में है, वहाँ से निकलती है। और चौथी है चिनाब, जो कि लाहौल स्पीति जिले में बारालाचा दर्रे के पास चंद्र और भागा नदियों के संगम से मिलकर निकलती है। तो भारत ये कह रहा है कि 4 नदियों का उद्गम जो है वो भारत के अंदर होता है। उनमें से 2 नदियां हम पहले से पाकिस्तान को दे रहे हैं, और इस वजह से पाकिस्तान हमें बांध भी नहीं बनाने देता ढंग का, जिससे कि हमारी जल विद्युत नहीं बन पा रही है। तो जितना हमारा अधिकार है उतना भी हमको पाकिस्तान करने नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किया है। दूसरा कारण यह है कि भारत ये कहता है कि चूंकि भारत भौगोलिक रूप से पाकिस्तान से थोड़ा सा ऊंचा राज्य है, पाकिस्तान थोड़ा निचला है, भारत थोड़ा सा ऊपर है, मतलब अपस्ट्रीम है, तो ऐसे में नदियां जो हैं वो ऊपर से नीचे ही बहती हैं। तो ये जो संधि है, इससे जो ऊपर के राज्य हैं उनका हनन होता है, क्योंकि वो पानी का ज़रा सा इस्तेमाल करते हैं तो 4 सवाल खड़े हो जाते हैं कि तुमने पानी गंदा कर दिया, या फिर तुमने पानी जो है रोक लिया, स्टोर कर लिया। इस तरीके से हम 20% पानी का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो संधि है ये ऊपर के राज्यों के हित का हनन करती है, इसलिए हम साइन नहीं कर सकते। और तीसरी बात भारत ये कहता है कि आपने कहा कि महत्वपूर्ण नुकसान नहीं होना चाहिए पाकिस्तान का। ये महत्वपूर्ण नुकसान के नाम पे बार बार पाकिस्तान हमारे ऊपर सवाल खड़े कर देता है, जिससे हम डैम बना नहीं पाते। अब ऐसे में क्या है कि सारा काम रोकना पड़ता है, इसमें समय की भी बर्बादी होती है, पैसे की भी बर्बादी होती है। तो इससे हमारा नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नहीं हो रहा है। तो पहले तो ये महत्वपूर्ण नुकसान का जो परिभाषा है उसको आप ठीक से क्लियर कीजिए। तो भारत ने ये 3-4 रीजन दिए, इस वजह से भारत ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया। अब अगर आप वर्तमान स्थिति देखो तो देखो, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और भारत इस कन्वेंशन का भी हिस्सा नहीं है। तो भारत के पास इस पानी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का एक मौका है। देखो, भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियां करता है, जिसमें से पहलगांव भी एक है। इस हमले में वर्किंग क्लास कॉमन सिटीजन को मारा गया है। तो इस वजह से भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को कायम नहीं रख सकता, और साथ ही भारत जो है यूएन जलधारा कन्वेंशन 1997 का हिस्सा भी नहीं है। तो भारत अपने जल स्रोतों का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, और भारत ने करना शुरू भी कर दिया है। 3 दिन पहले की खबर आपने देखी होगी कि भारत ने बिना कोई जानकारी दिए बहुत ज़्यादा पानी जो है वो झेलम नदी से पीओके के अंदर छोड़ दिया था, और वहाँ बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। तो अब जो मुद्दे का सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, तो मैं कहूँगा कि नहीं रोक सकता, पूरी तरह तो नहीं रोक सकता, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यह मामला मानवाधिकार का बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत को सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत पानी की मात्रा को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है बिना पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए, और देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली यही सही भी है। ऐसे में भारत पानी न छोड़ने की प्रॉब्लम से भी बच सकता है, मतलब वो पानी छोड़ सकता है और अपने हिसाब से परियोजनाएं बना सकता है। अब वो कम छोड़े ज़्यादा छोड़े, वो सब कुछ परियोजना पर निर्भर करता है। और मान लीजिए कि भारत के इस रवैये की वजह से पाकिस्तान सामने से कोई सैन्य हमला करता है, तो एक बार फिर से ये जो जंग की शुरुआत होगी वो पाकिस्तान की तरफ से होगी, और भारत के पास रिटेलिएट करने का, सैन्य शक्ति इस्तेमाल करने का एक जायज़ मौका हाथ में आ जाएगा। तो जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत पूरा पानी रोक लेगा, तो इसका जवाब यही है कि भारत ने इसको सस्पेंड किया है, तो भारत पानी अपने हिसाब से छोड़ेगा, अपने यूज़ के हिसाब से। तो इसे आपको याद रखना है। अब 2-3 कॉमन क्वेश्चन हैं जो लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ रहे हैं, उनका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। एक क्वेश्चन तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जो नदियाँ भारत में ओरिजिनेट होती हैं, तो क्या भारत उनका पूर्णतः उपयोग कर सकता है, जैसे कि झेलम और चिनाब जो जा रही हैं। तो देखो, इसके लिए आपको नदी का जो ऐतिहासिक रास्ता है वो देखना पड़ेगा। अब आपको ये बात पता है कि झेलम और चिनाब का जो ऐतिहासिक रास्ता है वो कहाँ जाता है, वो पाकिस्तान ही जाता है। तो ऐसी स्थितियों में रास्ता बदलना तो थोड़ा मुश्किल है। ये किया जा सकता है कि नहर निर्माण किया जा सकता है। एक बात समझिए कि जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं उन्हें ये बात पता है कि भारत ने ये जो सिंधु जल संधि को निलंबित किया है, ये एक दूरगामी प्रभाव वाला फैसला है। ऐसा नहीं है कि हमने आज कह दिया और उसका असर आपको कल देखने को मिलेगा। इसका असर आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, अगले 5 साल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का फैसला है और भारत के पास एक मौका आया है अपने जल संसाधनों की कमान संभालने का। तो मेरे ओपिनियन के अंदर इस वक्त भारत को किसी संधि के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ना संधि पे बैठो, ना किसी तरीके का समझौता करो,
क्योंकि जो नदियां भारत में कम से कम ओरिजिनेट हो रही हैं उनका इस्तेमाल तो आप करो ही करो। दूसरा जो सवाल है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, खासकर इंडियंस और पाकिस्तानी ऑडियंस दोनों की तरफ से पूछा जा रहा है कि चाइना भी तो भारत का पानी रोक सकता है, उसके बाद भारत क्या करेगा। तो देखो एक चीज़ समझो, इस वक्त चल रहा है यूएस और चाइना का टैरिफ वॉर। इसका अर्थ ये है कि जो चाइना की चीज़ें हैं वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और अमेरिका की जो चीज़ें हैं वो चाइना में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो ऐसे में चाइना के हाथ से एक ग्राहक जाने की संभावना बन जाती है। अब वो नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ भी उसके रिलेशन बिगड़े, क्योंकि टैरिफ की वजह से यूएस के साथ तो बिगड़ ही गए हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत और चाइना के बीच में एनुअली 100 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है, तो इतने बड़े बिजनेस को कोई रोकेगा नहीं। दूसरा कारण है ब्रिक्स। ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक पूरा ग्रुप है। ये कर रहा है करेंसी वॉर। करेंसी वॉर वेस्टर्न डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, डॉलर के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव भी पड़ता है चाइना के ऊपर। हालांकि चाइना जो है ब्रह्मपुत्र का पानी जो है आसाम के अंदर छोड़ता रहता है। अब आप देखोगे कि आसाम में बाढ़ आती रहती है, कभी पानी कम छोड़ते हैं, कभी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अनियमितताएं बनी रहती हैं। तो इसका मतलब चाइना तो मनमाने रूप से पानी का इस्तेमाल कर रहा है, अपने पानी का। तो ऐसे में भारत भी कर सकता है, जो उसकी नदियाँ ओरिजिनेट हो रही हैं उसका भी इस्तेमाल वो कर सकता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक कन्वेंशन से बाहर है, तो भारत अपना स्टैंड रख सकता है। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और मेनली इस संधि का आंसर आपको मिल गया होगा कि सस्पेंड करने का क्या मतलब है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो में इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।